बुलंद इरादों से मंजिल की तलाश कर, बुलंद इरादों से मंजिल की तलाश कर, तो अपने आप को इतना न हताश कर। बुलंद इरादों से मंजिल की तलाश कर, तो अपने आप को इतना न हताश कर। जब पाना है तो मुश्किलों से टकराना सीख, जब पाना है तो मुश्किलों से टकराना सीख। अपने कदमों की जमी को तू आकाश कर, अपने कदमों की जमी को तू आकाश कर। नमस्कार साथियों, टारगेट विद रचित संस्थान के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं रचित सर आप सभी साथियों का, आप सभी भाइयों का, आप सभी प्यारे बहनों का हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे, जिंदाबाद होंगे और जहां भी होंगे अपनी पढ़ाई लिखाई को सुचारू रूप से क्रियान्वित कर रहे होंगे। विगत 2 से 3 दिनों में कक्षाएं नहीं हो पाई, कक्षाएं बाधित हो गई। गर्मी का मौसम चल रहा है और उन गर्मी के मौसम के कारण स्वास्थ्य सही नहीं रह पाया और उस स्वास्थ्य सही ना रहने के कारण मानसिक स्थिति थोड़ी संतुलन में नहीं थी, जिस कारण हम आप सभी लोगों के समक्ष उपस्थित नहीं हो पाए और कक्षाएं बाधित रही। कोई बात नहीं, हम लोग फिर एक धीरे धीरे भी स्वास्थ्य रिकवर हो रहा है, क्योंकि स्वास्थ्य को सही होने में थोड़ा टाइम लगता है। आप सभी लोगों का साथ और स्नेह मिलता है, यह मेरे लिए परम ऊर्जा की बात है, बहुत ऊर्जा मिलती है, क्योंकि देखते हैं कि आप सभी का इतना स्नेह मिल रहा है और आप सभी के स्नेह में वशीभूत होकर हम ये क्लास आपके लिए लेकर आते रहते हैं। जैसे ही हमारा स्वास्थ्य सही होता है हम आपके समक्ष प्रस्तुत होते हैं। आज इसी श्रृंखला में कोई लेट ना करते हुए, क्योंकि आज जो हम लोगों का शीर्षक है, अभी आने वाली 7 जुलाई को सीटेट की परीक्षा लगी। कुछ लोगों का जूनियर का एग्जाम है और कुछ लोगों का प्राइमरी का एग्जाम है और कुछ ऐसे कैंडिडेट्स होंगे जिनका जूनियर और प्राइमरी दोनों एग्जाम है। तो हमें उसमें मैथ से संबंधित क्या क्या फैक्चुअल डाटा, देखो 2 टाइप्स ऑफ को क्वेश्चन होते हैं जो सीटेट कवर करता है। पहला जो टाइप होता है जिसके अंतर्गत साथियों आपने देखा होगा, जो हमारी पेडागोजी से संबंधित होता है, वो हम लोग महामैराथन कक्षा जब लेकर आएंगे, उस महामैराथन कक्षा में पेडागोजी के सेशन को पढ़ेंगे। और जो 50% पोर्शन होता है साथियों, वो होता है आपका जो फैक्चुअल डाटा पर आधारित सवाल होते हैं, उनको हम लोग लेकर सॉल्व करेंगे। लगभग हम लोग 10 श्रृंखलाएं करेंगे और इन 10 श्रृंखलाओं में मेरा वादा है कि आप मैथ के जितने भी प्रश्न पाएंगे वो इसी सीरीज से पाएंगे। इन्हीं सीरीजों को अगर आपने देख लिया, यह सीरीज जो आपके होने वाली शिक्षक सीरीज है और इस शिक्षक सीरीज में गारंटी है, मैं दावा करता हूं, वादा करता हूं आपके साथ कि आपका जो शिक्षक बनने का सपना है, देखो आपने देखा होगा कि चुनाव में कितना आप लोगों ने परिवर्तन कराया और उस परिवर्तन के फलस्वरूप कितना परिवर्तन सरकार ने अपने अंदर लिया। और जैसे ही सरकार बनती है तो सरकार ने सबसे पहले अगर किसी मुद्दे को लेकर बात किया तो सिर्फ उसके 2 मुद्दे थे। सबसे पहला मुद्दा था रोजगार और दूसरा मुद्दा था किसानों को लेकर। तो साथियों बिल्कुल तैयार हो जाइए। और शिक्षक भर्ती सबसे अहम मुद्दा रहा है, जिसमें आपने देखा उत्तर प्रदेश में बीजेपी भारतीय जनता पार्टी को बहुत करारी हार का सामना करना पड़ा। तो इसको दृष्टिगत रखते हुए आप लोगों के सामने बहुत ज्यादा अगर हम लोग समय को कहें तो आपका अक्टूबर से नवंबर, अभी तक हम दिसंबर कहा करते थे, अक्टूबर से नवंबर में यूपी टेट हो जाएगा और अप्रैल तक आपका सुपर टेट का एग्जाम हो जाएगा और बहुत ही विशाल भर्ती आपको देखने को मिलेगी। तो आप सभी का जो शिक्षक बनने का सपना है साथियों, मैं वादा करता हूं कि आप सभी शिक्षक बनेंगे। आप सभी भावी अध्यापक हैं और सभी अध्यापक और अध्यापिकाओं का मैं इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज के इसी श्रृंखला के साथ हम पहले क्वेश्चन के साथ शुरुआत करेंगे बिना किसी देर को करते हुए। इससे पहले हम आपसे एक अनुरोध करेंगे कि आप सभी इस वीडियो को लाइक कर दिया करिए। जिस वीडियो को लाइक करते हो तो ये वीडियो सजेशन में चली जाती है। सजेशन में जाने का मतलब है ये लोगों को दिखने लगती है, शो होने लगती है और यूट्यूब इसको एडवर्टाइज कर देता है। तो आप सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए। हमारे चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से आपको मिलने वाली है समस्त वो वीडियो जो आपके भविष्य और आपके करियर को एक नई दिशा देने वाली है। तो चलेगा, बिना किसी देर को किए हुए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। और साथियों पहला प्रश्न आपके बोर्ड पर है। देखो डिजिटल समस्या है, डिजिटल नहीं हो पा रहा है, लेकिन फिर भी हम आपके लिए अपनी तरफ से पूरा प्रयास कर रहे हैं और आगे आने वाले समय में जैसे जैसे वर्कआउट होता जाएगा और वैसे वैसे हम आपके लिए डिजिटल बोर्ड की भी व्यवस्था करवा देंगे। तो आप सभी लोग अभी यहाँ पर सपोर्ट करने का प्रयास करना। चलेगा साथियों, पहले प्रश्न के साथ शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है, देख सकते हैं। 2 संख्याओं का अनुपात 3:5 है। यदि प्रत्येक में 12 जोड़ दिया जाए, यदि प्रत्येक में 12 जोड़ दिया जाए तो यह अनुपात 5:7 हो जाता है। संख्याओं का योग क्या होने वाला है? तो साथियों आप लोग देखते होंगे ऐसे सवाल को लगाने के लिए आप लोग क्या करते होंगे, संख्याओं को मानते होंगे। संख्याएं 3x है और 5x है। हमें ऐसा कुछ नहीं करना है, हमें टाइम को बचाना है, बिकॉज टाइम एंड टाइम वेट फॉर नॉन। गया वक्त फिर हाथ नहीं आता। इसलिए साथियों बिना किसी देर किए हुए, बिना किसी
उसके केवल हम लोग शॉर्ट मेथड को ज्यादातर प्रयास करेंगे। संख्याओं का अनुपात 3:5 है साथियों, तो हम क्या करेंगे, इसको लिख लेंगे 3:5 है। फिर कह रहे हैं जब प्रत्येक में 12 जोड़ दिया जाता है तो 5:7 हो जाता है साथियों। कितना हो जाता है, 5:7 हो जाता है। भाई 5:7 हुआ क्यों, क्योंकि हमें पता है साथियों दोनों में 12 जोड़ दिया जाता है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हम लोग क्या करेंगे, इसको देखिए 7 के 21 हुआ और डिफरेंस करेंगे 5 × 5 = 25 हो गया। यहां पर देखिएगा 7 और 5 का अंतर साथियों 2 होने वाला है, तो 12 दूनी 24 होने वाला है। इसका मतलब साथियों 4 बराबर है 24 के। तो आपको पता है यहाँ मल्टीप्लाई बाय 6 हो रहा है, हमें पता है संख्याओं का योग क्या होने वाला है, संख्याओं का योग 5 और 3 कितना हुआ साथियों, 8 हो गया। तो 8 को भी हम लोग 6 से गुणा कर देंगे, 8 को 6 से गुणा कर देंगे 48 हो जाएगा साथियों। इस प्रश्न का जो आंसर होगा कितना होगा, 48 हो जाएगा। आप सभी लोगों ने इसको कर लिया होगा, आप सभी लोग साथ साथ क्वेश्चंस को लगाते रहिएगा और कमेंट सेक्शन में अपने आंसर की प्रतिक्रिया को जरूर देते रहिएगा, क्योंकि आप सभी के बुलंद इरादे ही हमें मजबूती देंगे। इरादों को मजबूत करिए, मंजिल तो अपने आप हाथ में आई जाएगी। चलेगा साथियों, सेकंड क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। समझ आ गया, जो लोग उतार रहे हैं वो अपना समझते रहेंगे, किसी भी प्रकार की कोई समस्या होनी नहीं चाहिए। एक क्वेश्चन दिया हुआ है 700 वर्ग मीटर के आयताकार क्षेत्रफल है, 700 वर्ग मीटर क्षेत्रफल के एक आयताकार टैंक को भरने के लिए 140 घन मीटर पानी की आवश्यकता होती है। पानी की आवश्यकता होती है। तो साथियों पूछा गया है टैंक में पानी के स्तर की ऊंचाई क्या है, टैंक में पानी के स्तर की ऊंचाई क्या होगी। ऊंचाई साथियों हमसे पूछी गई है, तो टैंक में पानी के स्तर की ऊंचाई हम लोग साथियों बता देंगे। टैंक में पानी के स्तर की ऊंचाई क्या है, हमें पता है जो हमारा टैंक में पानी आएगा साथियों वो हमारे आयतन के बराबर होगा। किसके बराबर होगा, आयतन के बराबर होगा। जैसे हमने एक टैंक ले लिया साथियों, देखिएगा आप लोग समझिएगा इसको, बहुत ही आसान सा सवाल है। ये टैंक हो गया एक प्रकार का, हमारे इस टैंक में हमें क्या करना है, एक टैंक में पानी फिल करना है। इन्होंने बोला है इसका जो क्षेत्रफल है ये वाली स्थिति जो भूभाग घेरा जाता है लंबाई की चौड़ाई के बराबर होता है। तो इस टैंक की अगर हम लोग बात करें 700 वर्ग मीटर इसका क्षेत्रफल, मतलब लेंथ इनटू ब्रेथ किसके बराबर है, 700 वर्ग मीटर के बराबर है। अब कह रहे हैं साथियों इसमें 140 घन मीटर पानी आता है, इसकी ऊंचाई क्या होगी। तो हमें कुछ नहीं करना है साथियों, अगर हम करें इसको हम लोग आयतन निकाल लें, तो हमारा साथियों पता होना चाहिए आयतन बराबर होता है क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई। आयतन बराबर साथियों क्या होता है, क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई। हमें पानी का आयतन कितना दिया है, 140 दिया है, क्षेत्रफल 700 दिया है और हाइट हमें फाइंड आउट करनी है। 0 से 0 कैंसिल हो गए, 14 × 5 = 70 हो गया। यहां से साथियों देखा होगा आपने h बराबर 1/5 मीटर आ गया। अगर हम इसको सेंटीमीटर में बदलना चाहें साथियों तो 100 से गुणा करा देंगे और आपके इस प्रश्न का आंसर साथियों कितना हो जाएगा, 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो आशा करते हैं यह सवाल भी आपको समझ में आ गया होगा। बिना किसी दिए सारे प्रश्न सीटेट की विगत परीक्षाओं में पूछे गए हैं और इन प्रश्नों को बड़ी शिद्दत के साथ आप लोग अगर कर लेंगे तो यहां से बनने वाले कोई भी प्रश्न आपके गलत नहीं होंगे। हमने साथियों कॉन्सेप्ट पर बात की कि जो टैंक में पानी भरना होता है तो यह उसके आयतन के बराबर होता है और आयतन को ही हमने इससे क्या करवा दिया, तुलना करवा दिया और हमारे सेकंड क्वेश्चन का आंसर हो गया। आइएगा हम लोग तीसरे सवाल पर बात करते हैं साथियों। तीसरे सवाल को समझते हैं। तीसरा सवाल दिया गया है यदि 7/6 = y और y, तो पूछा गया है तो y का मान क्या होगा साथियों, तो y का मान क्या होगा। देखो ऐसे प्रश्नों की श्रृंखला जो होती है हमारे एग्जाम में बहुत रहती है, इन सब सारे प्रश्नों को हम लोग बहुत ही शिद्दत के साथ करने वाले हैं, बहुत ही अच्छी तरीके से समझने वाले हैं। तो यहाँ पर साथियों में करना क्या होगा, यहाँ पर y की उस वैल्यू को पुट करना होगा जिससे y की वैल्यू को समर्थित कर दिया जाए। देखिए अगर हम y की वैल्यू को हम क्या रखेंगे, यहाँ पर 1 2 3 4 रख के देखेंगे साथियों, क्या देखेंगे y की वैल्यू को 1 2 3 4 पुट अप करेंगे और हम अपने आंसर को निकाल लें। अगर हम 1 रखते हैं 6 की 1 से गुणा कराएंगे तो यहाँ पर 6 हो जाएगा साथियों। हमने y का मान 1 रखा, यहाँ 6 हो गया।
ऐसा नहीं है। यहाँ बाई की वैल्यू 2 रखोगे तो 6 दूनी 12 हो जाएगा। बिल्कुल साथियों 2 रखा तो 6 दूनी 12, 12 की 2 हो गया, सही बात है। हासिल 6 7 42 और 43, यानी यह स्थिति बदल रही है। अगर हम लोग यहाँ 3 रखें 6 3 18 नहीं होगा साथियों। अगर हम लोग 4 रखें तो देखो 6 चौके 24, 24 के 4 हो गया साथियों। हासिल कितना हुआ, 6 चौके 24 के 4 हो गया, हासिल 2 हो गया, 6 7 42 और 2 44 हो गया। अब साथियों आप देख पा रहे हैं बाई की वैल्यू कितने पर संभावित थी, अर्थात बाई का जो मान हुआ साथियों, बाई का मान 4 रखने पर हमारी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। तो इसलिए इस प्रश्न का आंसर साथियों कितना हो जाएगा, बाई का मान 4 हो जाएगा। तो आशा करते हैं तीसरा क्वेश्चन भी आपको समझ आ गया होगा, किसी को किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं हो रही होगी। आइएगा हम लोग अगले क्वेश्चन पर बात करें। बिल्कुल कोई लेट नहीं करेंगे, ना हम आपका समय जाया करेंगे, कोई भी समय नहीं लेने वाले हैं हम लोग, बिल्कुल और बिल्कुल संघर्ष की सीमा को क्रॉस करने वाले हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा साथियों, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। 5/7 टू दी पावर 4, ये सारे प्रश्न ऐसे हैं जो विगत परीक्षाओं में पूछे गए हैं। मल्टीप्लाई बाय 5/7 टू दी पावर -3 इक्वल्स टू दे दिया है 5/7 की पावर 3 5x - 2, और पूछा गया है साथियों x का मान क्या होगा। x का मान बता देना है तो दो तरीके से हम लोग कर सकते हैं। एक तो ऑप्शन मेथड होता है, हम ऑप्शन मेथड से इसको पुट कर सकते हैं, लेकिन हम लोग ऑप्शन मेथड से पुट ना करके पहले देखते हैं, हमें पता है गुणा में घातें जुड़ती हैं। अगर हमारा बेस बराबर होता है, बेस बराबर होगा साथियों तो घातें जुड़ जाएंगी। अब 4 में से 3 को जोड़ेंगे, माइनस का 3 है तो कितना बचेगा साथियों, 1 बचेगा, इक्वल्स टू 5/7 टू दी पावर 5x - 2। अब आप यहां से देखेंगे जब बेस बराबर होता है तो साथियों घातें भी बराबर होती हैं। मतलब हमने कहा इफ a टू दी पावर m इक्वल्स टू द a टू दी पावर n, देन हो जाएगा, आप देख पा रहे हैं m इक्वल्स टू n हो जाएगा। जब बेस बराबर होता है तो घातें बराबर होती हैं, तो हम लोग 5x - 2 को बराबर कर देंगे 1 के। अब ये माइनस का 2 इधर जाएगा, प्लस का हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा साथियों, 3 हो जाएगा। तो x की वैल्यू साथियों कितनी आई, x की वैल्यू साथियों आ गई 3/5। तो आपको यह प्रश्न भी बिल्कुल शीशे की तरह साफ हो गया होगा, किसी को किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं हो रही होगी। आप बहुत अच्छी तरीके से सवालों को समझ रहे होंगे और बिना किसी समय को गवाए हुए। आइएगा हम लोग चौथे प्रश्न पर नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। जब साथियों स्पीड ज्यादा लगे तो आप हमें अवगत करा दीजिएगा, हम प्रयास करेंगे स्पीड कम रह पाए, ठीक है। देखिएगा दिया गया है एबीसीडी एक चतुर्भुज है। एबीसीडी क्वेश्चन है, एबीसीडी एक चतुर्भुज है, एबीसीडी एक चतुर्भुज है जिसमें बीडी बराबर 40 सेंटीमीटर है, जिसमें बीडी बराबर 40 सेंटीमीटर दिया गया है, जिसमें बीडी बराबर 40 सेंटीमीटर दिया गया है, जिसमें बीडी बराबर 40 सेंटीमीटर दिया गया है तथा सम्मुख शीर्षों से बीडी पर, सम्मुख शीर्षों से बीडी पर खींचे गए लंबों की लंबाइयां, खींचे गए लंबों की लंबाइयां 16 तथा 12 सेंटीमीटर हैं, 16 तथा 12 सेंटीमीटर हैं। साथियों पूछा गया हमसे चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्या पूछा गया है, चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बहुत ही आसान सवाल है, आप सभी लोग इसको लगाकर देखेंगे, अभी क्लियर हो जाएगा कि चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या रहने वाला है। चतुर्भुज के क्षेत्रफल को हम लोग वेरीफाई कर लेंगे और आसानी से सारे प्रश्नों को सॉल्व कर लेंगे। आइएगा हम लोग चतुर्भुज से संबंधित प्रश्न की बात करते हैं। देखिएगा यहाँ पर साथियों क्या है, एबीसीडी एक चतुर्भुज है। एबीसीडी एक चतुर्भुज होने का मतलब हमने एबीसीडी एक चतुर्भुज बना लिया। देखिएगा साथियों ए बी सी और डी, एबीसीडी एक चतुर्भुज बना लिया। अब कह रहे हैं कि बीडी की लंबाई कितनी है साथियों, बीडी की लंबाई 40 सेंटीमीटर, बी और डी मतलब ये विकर्ण जो है हमारा कितना है 40 सेंटीमीटर है। अब कह रहे हैं बीडी से, बीडी पर खींचे गए लंबों की लंबाइयां कितनी है 16 और 12 सेंटीमीटर, मतलब ये वाला जो परपेंडिकुलर पड़ता है मान लो 12 सेंटीमीटर है और ये वाला जो परपेंडिकुलर पड़ता है 16 सेंटीमीटर है। देखिएगा साथियों बहुत ही अच्छा सवाल है। अब अगर हम यहां से देखें चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने में, चतुर्भुज का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, आप लोग सोच रहे होंगे सर यहाँ पर डायरेक्शन तो हमें दी ही नहीं, मतलब दिशा की अगर बात करें, सॉरी लंबाई की बात करें तो लंबाई तो हमें ज्ञात ही नहीं है, और जब लंबाई ज्ञात नहीं है तो हम लोग क्षेत्रफल को कैसे वेरीफाई करेंगे। कोई बात नहीं, आप लोग बहुत ही आसानी से इस सवाल को कर पाएंगे, किसी को किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। देखिएगा चेक करते हैं हम लोग, अगर हम इस त्रिभुज के क्षेत्रफल को ज्ञात कर लें, आप देख पा रहे हैं साथियों ट्रायंगल पड़ता है
और इस ट्रायंगल के क्षेत्रफल को अगर हम लोग निकाल लें और दोनों जब ट्रायंगल का क्षेत्रफल निकल आएगा तो हम लोग जोड़ लेंगे तो चलेगा। हम लोग ट्रायंगल बीडीसी की बात करते हैं। ट्रायंगल बीडीसी का अगर हम लोग एरिया निकालें तो आपको पता है त्रिभुज का क्षेत्रफल साथ में होता है 1/2 लंब गुणे विकर्ण, ये वाली चीज हो जाएगी। तो याद रखिए आधार गुणे ऊंचाई भी कर सकते हैं, इसको हम लोग आधार गुणे ऊंचाई कर सकते हैं। देखिएगा 1/2 आधार है साथ में 40 और लंब की लंबाई 12 है, काट देंगे इसको हम लोग तो ये हो जाएगा साथ में 240 वर्ग मीटर, 240 वर्ग सेंटीमीटर इसका क्षेत्रफल आया। अब हम त्रिभुज बीएडी का क्षेत्रफल निकालेंगे साथियों। त्रिभुज बीएडी का क्षेत्रफल तो इसको भी कर लेंगे साथियों 1/2, आधार तो वही है सेम है 40 है और लंब की लंबाई 16 है साथियों। तो यहां से आप देखेंगे 20 हुआ तो इसका क्षेत्रफल हो गया 320 वर्ग सेंटीमीटर। अब चूंकि हमसे चतुर्भुज का क्षेत्रफल पूछा गया है तो चतुर्भुज के क्षेत्रफल में हम लोग क्या करेंगे, दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल को जोड़ देंगे तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल आ जाएगा अर्थात चतुर्भुज आ जाएगा। 320 में 240 जोड़ दीजिए साथियों, 320 प्लस 240 इक्वल्स टू द 3 2 5 560 वर्ग सेंटीमीटर इस प्रश्न का क्षेत्रफल आ जाएगा, जो कि हमारे इस प्रश्न का आंसर है। आपके समक्ष आ चुका है, आप सारी चीजों को समझ रहे होंगे, किसी को किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं हो रही होगी। तो आप ऐसे बहुत सारे प्रश्न हमारे एग्जाम में आएंगे जिनको हम लोग बहुत ही आसानी के साथ कर पाएंगे। ठीक है साथियों, सभी लोग करते रहिएगा। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करेंगे। आशा और उम्मीद करेंगे कि यह प्रश्न आपको समझ आ गया होगा, किसी को किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं हो रही होगी। आइएगा हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। बहुत ही आसान प्रश्नों की श्रृंखला है और आपके यह प्रश्न ऐसे हैं जो आपके लिए, आपकी शिक्षक सीरीज के लिए एक संजीवनी का काम करने वाले हैं। अगर आपने इस सेशन को देख लिया, पूरे आनंद के साथ इस सेशन को समझ लिया, तो वादा करते हैं हम आपका सीटेट 7 जुलाई की जो परीक्षा है उसमें आप चाहे वो जूनियर की परीक्षा हो चाहे वो प्राइमरी की परीक्षा हो, कोई भी प्रश्न छोड़कर नहीं आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है साथियों, इफ 2m माइनस 1/2m बराबर साथियों दिया हुआ है 2 और दे रखा है वेयर m इज नॉट इक्वल टू द 0, m का मान 0 के बराबर नहीं है। तो पूछा हुआ है m स्क्वायर, तो पूछा गया है m स्क्वायर प्लस 1/16m स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी। 1/16m स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी साथियों। तो सभी लोग आप लोग इस सवाल को लगा के देखिएगा, बहुत ही आसान हो जाएगा, किसी को किसी भी प्रकार की समस्या नहीं हो रही होगी। देखिएगा साथियों, अगर हम यहाँ पर हमें m लेकर आना है लेकिन यहाँ पर 2m है तो हम क्या करेंगे, पूरी इक्वेशन को 2 से अगर डिवाइड कर दें तो हमारा यहाँ पर m रह जाएगा। तो अगर हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे साथियों में m हो जाएगा, इसको डिवाइड करेंगे तो ये 4m हो जाएगा और इसको 2 से डिवाइड करेंगे साथियों में 1 हो जाएगा। अब क्या करिए, a माइनस बी का होल स्क्वायर कर दीजिए, दोनों पक्षों का वर्ग कर दीजिए। अगर आप दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो देखिएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू a इंटू बी। अब यहां से m से m कैंसिल, 2 दूनी 4, तो साथियों देखिएगा m स्क्वायर प्लस 1/16m स्क्वायर इक्वल्स टू द 1। अब माइनस का 1/2 इधर जाएगा, प्लस का 1/2, 2 1 कम 2 और 1 साथियों कितना हो गया, 3/2 हो गया और 3/2 ही इस प्रश्न का क्या हो जाएगा साथियों, आंसर हो जाएगा। आप देख पा रहे होंगे सवालों को हम लोग कितनी सरल और कितने सहज तरीके से लगा ले रहे हैं और इतने सभी साथ, देखो आप सभी का साथ बना रहे, आप सभी का साथ बना रहे तो मंजिल कोई भी कठिन नहीं है, बस बशर्ते इरादे मजबूत होने चाहिए। हौसले बुलंद हो तो मंजिल आसान हो ही जाती है। ठीक है, तो सभी लोग मेहनत करते रहिए, हौसलों को बुलंद बनाए रखिए, हौसला अफजाई करते रहिए सभी लोग। देखिएगा हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। आइएगा अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। हमें दिया गया है 5 परीक्षण दिए गए हैं और 5 परीक्षण की बात करते हैं। ये 5 परीक्षण क्या दिए गए हैं साथियों समझिएगा। 5 परीक्षण इन्होंने दे रखे हैं x+2, x+4, x+6, x+8। ये 5 परीक्षण में दे रखे हैं और कह रहे हैं साथियों इनका माध्य जो होता है, इनका माध्य जो है 11 है। इनका माध्य साथियों कितना है, इनका माध्य 11 है। तो इन्होंने पूछा है तो प्रथम 3 प्रेक्षणों का माध्य कितना हुआ, तो प्रथम 3 प्रेक्षणों का माध्य क्या होगा, ये पूछा गया, बहुत ही सरल है। माध्य क्या होगा, तो कोई बात नहीं, आप लोग बिल्कुल परेशान मत होइएगा, बहुत ही सरल तरीके से हमने बताया हुआ है। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जब हम लोग एवरेज की बात करते हैं, एवरेज की बात करें चाहे मीन की बात करें, मीन इज ऑलवेज द मिडिल टर्म व्हेन डिफरेंस बिटवीन द बोथ टर्म आर ऑलवेज इक्वल, यानी कि मध्य पद होता है माध्य कब,
जब उन संख्याओं के बीच का अंतर क्या होता है, बराबर होता है साथियों। अगर हम यहां से घटाएं, 6 से 4 गया 2 हो जाएगा, 4 से 2 गया 2 हो जाएगा, 2 से 0 गया 2 हो जाएगा, 8 से 6 गया 2 हो जाएगा। इसका मतलब इनका जो माध्य होगा साथियों, मेरे हिसाब से 2 पद इधर हो गए, 2 पद इधर हो गए, तो माध्य क्या हो जाएगा, x + 4 हो जाएगा। हमें कुछ नहीं करना है, और इनके हिसाब से माध्य 11, 4 इधर माइनस हो जाएगा जाके, 11 में से 4 गया, कितना हो गया, 7 हो गया। कितना हो गया साथियों, 7, यानी x की वैल्यू कितनी हो गई, 7 हो गई। हमसे प्रथम 3 प्रेक्षणों का माध्य पूछा गया है। प्रथम 3 के माध्य की बात करें तो अर्थात हमें ये संख्या लेनी है, अर्थात प्रथम 3 संख्याओं पर बात करें, प्रथम 3 संख्याएं क्या हो जाएंगी साथियों, तो x की वैल्यू डाल दीजिएगा। x की वैल्यू डालेंगे, यहाँ 7 हो जाएगा, 7 + 2 करेंगे साथियों 9 हो जाएगा, और यहाँ पर 7 + 4 करेंगे 11 हो जाएगा, है ना साथियों। तो आप यहाँ पर देखेंगे हमसे औसत पूछा गया है। हमने बताया था औसत ऑलवेज मिडिल टर्म, अर्थात औसत क्या होता है, बीच की संख्या होती है। तो प्रथम 3 संख्याओं का जो माध्य हो जाएगा, प्रथम तीन का जो माध्य हो जाएगा साथियों, प्रथम 3 का जो माध्य हो जाएगा साथियों, कितना हो जाएगा, हमारे इस प्रश्न का आंसर 9 हो जाएगा। तो आप सभी को आशा और उम्मीद करते हैं यह भी चीज समझ में आ गई होगी। बस आपको याद रखना है कि जब संख्याओं के बीच का अंतर बराबर होता है, जब संख्याओं के बीच का अंतर बराबर होता है, तो साथियों औसत हमेशा क्या होती है, माध्य हमेशा क्या होता है, बीच की संख्या होता है। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। हम किसी विलंब को नहीं करेंगे। देखिएगा अगले क्वेश्चन पर अगर हम लोग बात करें, हमें कुछ संख्याएं दे रखी हैं, यदि 14, 12, 34 और 30, यदि 14, 12, 34 एंड 30, यह कह रहे हैं कि प्रत्येक में अगर x जोड़ दिया जाए, प्रत्येक में क्या कर दिया जाए, प्रत्येक में x जोड़ा जाए, x जोड़ा जाए, तो यह संख्याएं समानुपाती हो जाती हैं। तो संख्याएं समानुपाती हो जाती हैं, समानुपाती हो जाती हैं। तो संख्याएं का साथियों कैसी हो जाती हैं, तो संख्याएं समानुपाती हो जाती हैं। पूछा गया है 12x + 9, तो 12x + 9 की वैल्यू क्या होगी, 12x + 9 का मान क्या होगा, तो 12x + 9 का मान क्या होगा, ये साथियों हमसे पूछा गया है। तो आप सभी लोग इसको देख पाएंगे इस प्रश्न को कैसे। अच्छा, यहां पर आपको एक चीज कंफर्म हो गई होगी, अगर हमसे इसका मान पूछा गया है तो संख्याएं कहीं ना कहीं साथियों जो होंगी वो किसी न किसी संख्या के वर्ग के रूप में प्राप्त होने वाली हैं। अब संख्या के वर्ग के रूप में तो सबसे पहले हम 1, 2, 3, 4 की वैल्यू यहाँ पर पुट करके देख लें और देखते हैं फिर क्या हमारी। देखो वैसे भी तो हम समानुपाती लगा सकते हैं, हमने बताया हुआ समानुपाती संख्याएं कब होगी, जब दो रेशियो हमेशा बराबर हो जाए। 14/12 = 34/30 कर देंगे, दोनों में x जोड़ देंगे, समीकरण बना लेंगे। लेकिन वहां तो कंडीशन थोड़ी क्रिटिकल पड़ जाती है। हम प्रश्न को करने वाले हैं और प्रश्न को इतनी सहज तरीके से करने वाले हैं कि आप लोगों को बिल्कुल मजा आ जाएगा। आप कहेंगे वास्तविकता सर इससे पहले हमने प्रश्नों को तो किया था लेकिन प्रश्नों को करने का तरीका ऐसा हमने कभी नहीं पढ़ा था। आज के बाद आपका एक एक सेकंड का जो समय होगा साथियों वो बहुत ही मूल्यवान होने वाला है। हम आपसे वादा करते हैं कि आप जब सीटेट 7 जुलाई 2024 की परीक्षा में सम्मिलित हो, और सीटेट की नहीं कोई भी परीक्षा है यहाँ से प्रश्नों की श्रृंखला बनती रहती है, लेकिन मेरा मुख्य फोकस अभी शिक्षक सीरीज को लेकर है और शिक्षक सीरीज में हम लोगों ने सीटेट की परीक्षा को दृष्टिगत रखते हुए इन प्रश्नों को यहाँ पर रखा हुआ है। तो गारंटी है कि आप सभी लोग गणित के पेपर को विदिन 10 मिनट में 25 के 25 जो सॉरी 30 के 30 प्रश्न आते हैं 10 मिनट में आप उन 30 प्रश्नों को करके आएंगे, ये मेरा वादा है आपके साथ। तो यहाँ पर अगर हम 1 रखें 12 1 12 12 और 9 जोड़ेंगे तो 21 होगा साथियों, यानी 21 किसी संख्या का स्क्वायर नहीं। 2 रखें 12 दूनी 24, 24 में 9 जोड़ेंगे 33 हो जाएगा, नहीं होगा। 3 रखेंगे 12 3 36, 36 में 9 जोड़ेंगे साथियों, 36 में 9 जोड़ेंगे तो 9 6 15 45। 4 रखिए 12 4 48, 48 9 8 17 57 होगा। 12 5 60, 60 में 9 जोड़ोगे 69 हो जाएगा। 6 रख के देखिए 12 6 72, 72 में 9 जोड़ोगे साथियों 81 हो जाएगा। इसका मतलब कंफर्म हो गया 81 में 9 का स्क्वायर है। तो साथियों हम पहले रख के देखते हैं क्या 6 रखने पर संख्या समानुपाती हो रही है। हम कंडीशन को सेटिस्फाई करवाएंगे। कंडीशन को क्या करवाएंगे, कंडीशन को सेटिस्फाई करवाएंगे। कंडीशन हमने क्या ले ली, व्हेन x = हम 6 रख के देखते हैं कंडीशन सेटिस्फाई। तो देखो 14 और 6 कितना हो जाएगा साथियों, 20 हो जाएगा। 12 और 6 कितना हो जाएगा साथियों, 18 हो जाएगा। 34 और 6 कितना हो जाएगा साथियों, 40 हो जाएगा। और 30 और 6 कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा साथियों। अब हम इसको काट के देखेंगे साथियों, 2 दशामन 20, 2 निमा 18। इसको काट के देखिए साथियों, 4 दशामन 40, 4 निमा 36। आप देख रहे होंगे 10:9, 10:9 अर्थात संख्या समानुपाती हो गई। अर्थात x = 6 पर कंडीशन सेटिस्फाई, हम x = 6 रख देंगे। यहाँ पर 12 × 6
प्लस 9, 12 छंगा 72, 72 और 9 साथियों 81 और 81 किसका स्क्वायर है? 9 का स्क्वायर है। तो इस प्रश्न का साथियों आंसर क्या हो गया? इस प्रश्न का साथियों आंसर 9 हो गया। और आपने देखा हमने कितनी आसान तरीके से कर लिया और कोई भी समीकरण नहीं बनाई। तो आप सभी को ये सारे प्रश्न क्लियर हो रहे होंगे, समझ आ रहे होंगे। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। आइएगा अगले प्रश्न पर बात करते हैं। अगला प्रश्न हमारे समक्ष उपस्थित होने वाला है। आप सभी लोग जब प्रश्न लिखा जाया करें तो आप अपनी कॉपी में प्रश्न को नोट भी करते रहा करें, क्योंकि सारे प्रश्न बहुत ही आसान होने वाले हैं। लिखा हुआ है 11x-16y 11x-16y प्लस 7a कह रहे हैं प्राप्त कर रहा हूं। प्राप्त करने के लिए, प्राप्त करने हेतु 5x-13y माइनस 8a में क्या जोड़ा जाए? क्या जोड़ा जाए, यह प्रश्न है हमारा कि इसमें से ये प्राप्त करना हो 5x-13y माइनस 8a में से क्या घटाना चाहिए, सॉरी क्या घटाना चाहिए, ये पूछा गया साथियों। कोई बात नहीं, क्या घटाना चाहिए हम लोग लिख ले रहे हैं। हमसे पूछा गया 11x-16y प्लस 7a प्राप्त करने हैं, तो अगर हम ये चाहते हैं तो इसमें से क्या घटा दिया जाए? ठीक है, प्राप्त करने के लिए इसमें से क्या घटा दिया जाए। अच्छा, हम आपसे कह रहे हैं कि हमें अगर 10 प्राप्त करना है तो 12 में से क्या घटा दें? 12 में से क्या घटा दें कि संख्या 10 प्राप्त हो जाए? आपने कहा सर x घटा दीजिए, x को इधर भेज दीजिए, 10 को इधर भेज दीजिए, 12 में से 10 घटा दे सर, 12 में से 2 घटा दे, हमारा आंसर हो जाएगा। इसका मतलब हम क्या करते हैं, हमने कहा इसमें से इसको घटा, तो हम डायरेक्ट ही इसमें से इसको घटा देंगे और हमारा मान हमें मिल जाएगा। अब 5x में से 11x साथ में जाएगा तो माइनस का कितना बचेगा? 6x बचेगा। 13y में से अगर हम लोग इस बार एक बार लिख लीजिए, हमने क्या बोला सर, इसी में से डायरेक्ट घटा दीजिए तो कोई प्रश्न की समस्या नहीं होगी। आइएगा हम लोग प्रश्न को सॉल्व कर लेते हैं। अब इसको घटाने पर निशान सभी बदल जाते हैं। ये माइनस का 16y है साथ में तो प्लस का 16y हो जाएगा, प्लस का 7 है तो माइनस का 7a हो जाएगा। माइनस कर दीजिए, 5x में से 11x गया, माइनस का 6x हो जाएगा, माइनस के 13y प्लस का 16y तो प्लस का 3y हो जाएगा साथियों। और यहाँ पर माइनस का 8 और माइनस का 7 कितना हो जाएगा? माइनस का 15 हो जाएगा। माइनस के इससे सभी को भाग कर देंगे तो 6x माइनस 3y प्लस का 15a, और इस प्रश्न का क्या हो जाएगा साथियों? आंसर हो जाएगा। आप केवल और केवल प्रश्न को क्या करिएगा, बहुत ही आसान तरीके से समझिएगा, क्योंकि कोई भी प्रश्न अब कठिन होने वाला नहीं है, क्योंकि सारे प्रश्न बहुत ही सरल तरीके से हम लोग करने वाले हैं। आपने अभी तक देखा होगा लगभग हम 9 प्रश्न सॉल्व कर चुके हैं। 11 प्रश्नों की श्रृंखला रहेगी साथियों। तो आप सभी लोग इसको अधिक से अधिक शेयर करते रहिए, वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि एक भी प्रश्न छूट गया आपका संकल्प टूट गया, और आपका संकल्प टूटने से मेरा भी संकल्प टूट जाएगा। तो आप लोग वीडियो को बिना स्किप किए हुए सारे प्रश्नों को देखेंगे, बहुत ही मजा आने वाला है। आइएगा अगले क्वेश्चन पर हम लोग बात करते हैं साथियों। दिया गया है, कुछ हमें आंकड़े दिए गए हैं, आंकड़े दिए 11, 25, 0, 8, 11, 25, 0, 8, 25, 30, 44, 25, 30, 44, 50, 30, 18, 20, 50, 30, 18, 20। इसके बाद साथियों देख दिया गया है 17, 11, 9, 24, 17, 11, 9, 24, 25 और 29 ये कहा है। तो पूछा गया है इन संख्याओं का माध्य ज्ञात करिए, उसके बाद इन संख्याओं का बहुलक ज्ञात करिए, उसके बाद इन संख्याओं का परिसर ज्ञात करिए, और जब ये आ जाए तो इन सभी का क्या ज्ञात करिए, इन सभी का माध्य क्या होगा, यह पूछा गया। इन सभी का माध्य क्या होगा? एक बार फिर से प्रश्न को कहते हैं, निम्नलिखित आंकड़ों के माध्य, बहुलक और परिसर का माध्य क्या होगा? तो चलेगा साथियों, सबसे पहले तो हम लोग इसको क्या कर लेते हैं, कोई भी समस्या नहीं होगी। हम लोग सबसे पहले माध्य ज्ञात करते हैं, ठीक है। सबसे पहले माध्य ज्ञात कर लेंगे, और माध्य ज्ञात करने के बाद बहुलक ज्ञात कर लेंगे, बहुलक के बाद परिसर निकाल लेंगे। और देखिएगा सारी चीज समझिएगा, बहुलक का मतलब होता है, ठीक है साथियों, देखिएगा बहुलक का मतलब क्या होता है। यहां पर अगर हम लोग टर्म की बात करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 है, माध्यक है साथियों, यहाँ पर ध्यान रखिएगा माध्यक है, ठीक है। तो यहाँ पर जो टर्म की संख्या रही 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 और 17 टर्म सबसे पहले तो हम इनको आरोही क्रम में लिख लेते हैं। किस क्रम में लिख देंगे?
आरोही क्रम में लिख लेते हैं। आरोही क्रम का मतलब हो जाएगा, अभी साथियों सारी चीज पता चलेंगी। 17 है यानी कि माध्यक क्या हो जाएगा, n+1/2 हो जाएगा। माध्यक सॉरी देखिएगा, सबसे पहले 0 आएगा। 0 से बड़े अगर नंबर को साथियों देखें तो क्या आएगा, 8 आएगा। 8 से अगर बड़े नंबर की बात करें तो आपने अभी देखा 9 आएगा। 9 के बाद 10 यानी 11 आ जाएगा। 11 के बाद देखेंगे साथियों 12। 12 नहीं है साथियों, 13 देखिएगा, 13 भी नहीं है, 14 भी नहीं है, 15 भी नहीं है, 16, 17, 18, 18 है साथियों। 17 भी है, आप देखेंगे 17 भी है, 18 भी है, 19 है नहीं, 20 है साथियों, और 20 देखिएगा, 20 यहाँ है, 20 हो जाएगा। 21 है साथियों, देखिएगा देखते रहिएगा, 21 नहीं है, 22, 23, 24 है, और 25 देखिएगा, एक बार यहाँ है, एक बार यहाँ है, एक बार यहाँ है, यानी 25 हमारा 3 बार है। 25 के बाद देखिए साथियों संख्या 30 रहने वाली है। 29 है साथियों, 29 के बाद 30 रहने वाली है। 30 के बाद साथियों देखिएगा 44 है, 44 है, और 44 के बाद 50 है साथियों। देखिएगा 17 नंबर हो चुके हैं, 3 हो गए, 3 6, 3 9, और 3 12, और 3 15। अभी इसका मतलब 2 अंक कहीं छूट गए साथियों, उसके समझिएगा कहां पर क्या अंक छूट गए। देखिएगा 11 हो गया, 25 हो गया, 0 हो गया, 8 हो गया, फिर 25 हो गया, 30 हो गया, 44 हो गया, 50 हो गया, 30 हो गया, 18 भी हो गया, 20 हो गया साथियों, 17 हो गया, 11 हो गया, 9 हो गया, 24 साथियों 24 हो गया है, 25 भी हो गया, और 29 भी हो गया। सारे नंबर तो हो रहे हैं भाई, फिर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 12 13 14 15 16 और 17 नंबर हो रहे हैं। इसका मतलब कहीं कहीं कोई नंबर छूट रहा है, 3 और 3 6 और 3 9 और 3 12 और 3 15, कोई नंबर छूट रहे हैं, सभी लोग चेक करिएगा भाई। देखिएगा 25 कितनी बार है, 44 भी लिखा हुआ है, 50 भी लिखा हुआ है, फिर से एक बार चेक कर लीजिए सभी लोग, ठीक है, फिर से एक बार चेक कर लीजिए। 11 हो गया, 25 हो गया, उसके बाद 0 हो गया, 8 हो गया, 8 के बाद फिर 25 हो गया, 25 के बाद देखिए 30 44 50 हो गया, 30 हो गया, 44 हो गया, 50 हो गया, फिर 30 है साथियों। 30 जो है यहां पर साथियों 2 बार है। 44 50 हो गया, उसके बाद साथियों फिर 30 है, 30 44 50 हो गया, फिर 30 हो गया, 18 हो गया, उसके बाद साथियों 20 हो गया, 17 11 9 हो गया, देखिएगा 17, फिर एक बार 11 है। इसका मतलब हम यहाँ पर 11 को बढ़ा दे रहे हैं, 2 नंबर कम पड़ रहे थे और हमारे पूर्ण रूप से हमें मिल गए। अब आप देख पा रहे होंगे सारी संख्या हमारी यहाँ पर पूरी हो चुकी है, ठीक है। आइएगा हम लोग माध्य निकाल लेते हैं। तो माध्य बराबर क्या होता है, अगर पदों की संख्या विषम है, अगर पदों की संख्या विषम है तो n+1/2 हो जाता है, n+1/2 वहां पद हो जाता है। तो हमें पता है 17 पद है, 17 और 1 18/2 हो जाएगा साथियों, और 2 ने 18 का 9वां पद हो जाएगा साथियों। क्या हो जाएगा, 9वां पद हो जाएगा। और 9वें पद की बात करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अर्थात हमारा माध्य कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। बहुलक साथियों क्या होता है, बहुलक होता है वह संख्या जो सर्वाधिक बार आई हो। बहुलक साथियों देखिए यहाँ पर 11 11 2 बार आया, और 25 हमारा 3 बार आया साथियों, 30 हमारा 2 बार। इसका मतलब बहुलक जो साथियों हो जाएगा क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा। और लास्ट एक बचा है परिसर। परिसर का मतलब साथियों होता है सबसे बड़ी संख्या में से सबसे छोटी संख्या को घटा दीजिए, तो 50 में से 0 जाएगा साथियों, कितना बचने वाला है, 50 ही रहने वाला है। अब हमसे पूछा था इन सभी संख्याओं का माध्य क्या होगा, तो देखिएगा साथियों माध्य बराबर होता है, सबको जोड़ लो 24 25 और 50 को, और बटे जितने टर्म हो 3 से भाग कर दे, 50 20 70 और 20 90, 90 और 9 99/3 हो जाएगा साथियों। तो इस प्रश्न का जो आंसर हुआ, इस प्रश्न का आंसर साथियों कितना हो गया, 33 हो गया। और आपको यह भी प्रश्न क्लियर हो गया होगा, हमने बताया माध्य क्या होता है, अगर पदों की संख्या विषम है तो n+1/2 वहां पद हो जाएगा, और अगर पदों की संख्या सम है तो होता है n/2 वहां पद का मान प्लस n/2 प्लस 1वें पद का मान डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। लेकिन यह कंडीशन कब होती है, सम की प्रॉपर्टी पर होती है, तो हम लोग वहां पर उस चीज को समझेंगे चल करके। तो आशा और उम्मीद करते हैं कि यह प्रश्न भी बिल्कुल शीशे की तरह आपको साफ हो गया होगा। गणित में ऐसे प्रश्नों की श्रृंखला बहुत बनती है, आप सभी लोग इस सेशन को ध्यान दीजिएगा, बहुत ही मेहनत और बहुत ही शिद्दत और बहुत ही लगन के साथ बनाया गया है, और आप सभी लोगों का सपोर्ट ही हमारी मजबूती होगा। इस वीडियो को इतना ज्यादा शेयर करिएगा, इतना ज्यादा शेयर करिएगा, ताकि हमारा दिल द्रवीभूत हो जाए आपके स्नेह को पाकर। चलेगा, अंतिम क्वेश्चन की तरफ हम लोग पदार्पण करेंगे। आज का जो अंतिम प्रश्न रहने वाला है, देखेंगे साथियों क्या है प्रश्न, और उस प्रश्न को भी हम लोग करने के बाद इस श्रृंखला को समाप्त करेंगे। प्रश्न है, दो संपूरक कोणों का अंतर 20 है।
2 संपूरक कोणों का अंतर 2 संपूरक कोणों का अंतर 20 है। 2 संपूरक कोणों का अंतर 20 है यदि इनमें से छोटा कोण P है, यदि इनमें से छोटा कोण P है, यदि इनमें से छोटा कोण P है तो 3P माइनस 50 डिग्री का मान क्या होगा? तो 3P माइनस 50 डिग्री का मान क्या होगा? बहुत ही आसान है, आप सभी लोग इसको बता देंगे, सभी लोग इस प्रश्न को हल करेंगे। देखिएगा कुछ नहीं होने वाला। हमारे मैथमेटिकल प्रोग्रेशन में एक टॉपिक आता है जिसको हम लोग ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन कहते हैं। आपने 2 प्रकार की सीरीज को वहां पर पढ़ा होगा, 2 प्रकार के एंगल्स को समझा होगा। एक पढ़ा होगा आप लोगों ने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल और दूसरा पढ़ा होगा सप्लीमेंट्री एंगल। यानी कि जब 2 कोणों का योग 90 अंश हो जाता है तो उसको हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं, और जब 2 कोणों का योग 180 डिग्री हो जाता है तो इसको हम लोग सप्लीमेंट्री एंगल अर्थात हिंदी में बात करें तो समपूरक कोण कहते हैं। तो हमें पता है कोई 2 कोण ऐसे हैं जिनको जोड़ने पर क्या मिलता है? बोलो साथियों, जिनको जोड़ने पर हमें 180 मिलता है। मतलब अगर हमने मान लिया कि बड़ा कोण जो है छोटा कोण P है, छोटा कोण क्या है साथियों? P है, तो बड़ा कोण साथियों क्या हो जाएगा? बड़ा कोण हो जाएगा साथियों 180 माइनस P। हमें पता है इन दोनों कोणों को जोड़ेंगे तो 180 मिलना चाहिए यहां से, तो दोनों कोण प्रश्नानुसार इनको अगर हम लोग जोड़ें तो कितना हो जाएगा? इनको जोड़ लीजिए साथियों, छोटा कोण P है तो अगला कोण क्या हो जाएगा साथियों? 180 माइनस P हो जाएगा। इन दोनों कोणों का जोड़ कितना है? ये ऐसे कर सकते हैं। दूसरी स्थिति क्या है? अब इनका अंतर, सॉरी, इनको अगर हम घटाएंगे, इनको हम क्या करेंगे? घटाएंगे साथियों, तो हमें कितना मिलने वाला है? 20 मिलने वाला है। इनका अंतर 20 रहने वाला है। तो देखिएगा साथियों, अगर हम लोग घटाएंगे 180 माइनस P, डिफरेंस P इक्वल्स टू द 20। अब हम क्या करेंगे साथियों? इसको इधर भेज देंगे तो ये 2P आ जाएगा, 20 इधर माइनस हो जाएगा तो कितना बचेगा साथियों? 160 हो जाएगा। काट दीजिए इसको, 2 अट्ठे 16, अर्थात P का मान साथी कितना हो गया? P का मान 80 हो गया। हमसे पूछा गया है 3P माइनस हमसे पूछा गया 3P माइनस 50 डिग्री का मान, P का मान डाल दीजिए 80, तो 80 डालेंगे। जैसे ही हम 80 डालेंगे माइनस 50 करेंगे तो 8 में 24 हो जाएगा साथियों, 240 हो जाएगा। 240 में से 50 माइनस कर देंगे तो इस प्रश्न का साथियों आंसर हो जाएगा 190 डिग्री। तो इस प्रश्न का साथियों आंसर कितना आ जाएगा? 190 डिग्री। तो आशा और उम्मीद करते हैं कि आज जो प्रश्नों की श्रृंखला रही होगी वह सभी को बहुत ही विधिवत तरीके, सारी क्रमबद्ध तरीके से और अच्छे प्रश्नों की श्रृंखला रही होगी, जो कि आपकी शिक्षक सीरीज में आपके लिए संजीवनी साबित होने वाली है। आप सभी लोगों से आशा और उम्मीद करेंगे आप सभी लोग इस वीडियो को लाइक करेंगे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि हमने आपको बताया है कि अगर आप इस वीडियो को लाइक करते हैं तो यह वीडियो जो होता है सजेशन में जाता है, और आप सभी लोगों की मेहनत की वजह से यह टारगेट विद रचित संस्थान जो है, टारगेट रचित संस्थान जो है यह ऊंचाइयों अर्थात आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचाकर अपने लक्ष्य को प्राप्त करेगा। तो आप सभी लोगों का अपार सहयोग बना रहे, क्योंकि जितना आपका सहयोग मजबूत होगा साथियों उतनी ही हमारी ऊर्जा मजबूत होगी। तो आप सभी लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमारे वीडियो को लाइक करिए और वीडियो को इतना तेजी से फैला दीजिए, मतलब 180 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलना है। हमने जैसे आज संपूर्ण कोण पढ़ाया है 180 का होता है, तो साथियों 180 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से इस वीडियो को शेयर करिए ताकि सब्सक्राइबर्स की संख्या बढ़ती चली जाए। तो आप सभी लोग अपना सपोर्ट बनाए रखिए। आप सभी लोगों के स्नेह के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।